हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी अपने बेरक को अपने साथ रखेंगे और बेरक से भी आप गो थ्रू होते रहेंगे। उससे क्या होगा कि देखिए, मेरा जो काम है पढ़ाना नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा काम है आपके डाउट्स को क्लियर करना। ठीक है, आपको समझाना। बेरक से जब आप इसको पढ़ेंगे लेक्चर को साथ में रखकर, तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है और क्लियर होंगे, चीजें आपको विजुलाइज होंगी। ठीक है, तो बेरक जरूर रखें और हाइलाइटर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कोई भी आपको टॉपिक पे, मान लीजिए किसी पे डाउट है, किसी डेफिनेशन पार्ट पे आपको डाउट है, ठीक है, किसी सेक्शन में किसी पर्टिकुलर टर्म को लेकर डाउट है, तो वहाँ हाईलाइट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझसे आप सवाल जरूर पूछिए। आज का लेक्चर है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट है, उसके हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, सारी चीजों को इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, साथ में एक और मैंने एड ऑन कर दिया है आज के इस लेक्चर में, वह मैंने किया है रिट्स के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे इन डिटेल। इसलिए ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझसे सवाल पूछते रहना है। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 2। ये चैप्टर क्या, पहला आपको यह ध्यान में रखना, यहीं से सवाल बनता है। देखिए, सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, सवाल कहाँ से बनता है, यह भी जानना बेहद ही आवश्यक है। पहला सवाल तो यही बनता है कि जो आपका क्रिमिनल कोर्ट्स का क्लासेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, वह उसका चैप्टर नंबर क्या है। तो चैप्टर नंबर है चैप्टर 2। ठीक है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स जो उसका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर इसमें हम लोग पहला सेक्शन जो है आपका, वो है सेक्शन 6। क्या है, सेक्शन 6 है आपका। उसमें हम लोग देखेंगे हायरार्की एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, जो क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की, यानी कौन सा कोर्ट पहले आएगा, उसके बाद कौन सा कोर्ट आएगा, देन आफ्टर कौन सा कोर्ट आएगा, यही बात कहा गया आपके सेक्शन 6 में। ठीक है, सेक्शन 6 में इसी बात को कहा गया है। तो क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है, तो द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया आर स्ट्रक्चर्ड इन हायरार्किकल मैनर। हायरार्की है। ठीक है, पहले टॉप पे कौन सा कोर्ट होगा, देन आफ्टर कौन सा कोर्ट होगा, फिर कौन सा कोर्ट आएगा। ये क्यों है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो। किसका हो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ तो जुडिशरी के पूरा मैकेनिज्म का। ठीक है, अब देखिए, जो पर्पस है, मैंने बताया ना कि जो पर्पस है हायरार्किकल, जो हायरार्की बनाया गया है आपके क्रिमिनल कोर्ट्स का, ठीक है, वह क्यों बनाया गया है, तो इंश्योरिंग स्मूथ एंड सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसीलिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, फॉर स्मूथिंग एंड इंश्योरिंग सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 6 जो है, यही बात को कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, क्रिमिनल कोर्ट्स इन एवरी स्टेट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ, सेक्शन 6 में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वह कोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहां पर कोर्ट्स आपको दिखेंगे, इंडियन क्रिमिनल कोर्ट हायरार्की एंड क्लासिफिकेशन, मैंने चार्ट के माध्यम से यहां पर बनाया हुआ। इसका स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग समझेंगे। स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, तो हायरार्किकल मैनर है। ठीक है, पहले कौन सा कोर्ट आएगा, उसके बाद कौन सा कोर्ट आएगा, देन आफ्टर कौन सा कोर्ट आएगा, यह सारी चीजें यहाँ पर इन डिटेल हम लोग समझेंगे। क्यों होता है यह स्ट्रक्चर, क्यों बनाया जाता है, तो फॉर स्मूथ एंड सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। किस लिए बनाया जाता है, यह जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों बनाया जाता है जुडिशरी में, तो स्मूथ फॉर स्मूथ एंड सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसीलिए यह पूरा हायरार्किकल जो हमारा सिस्टम है, ये जो हायरार्किकल सिस्टम है,
ठीक है, यानी टॉप लेवल पे कौन सा कोर्ट होगा, देन आफ्टर कौन सा कोर्ट होगा, ये पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर में बना हुआ रहता है। क्यों? फॉर स्मूथ एंड सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, देन आफ्टर जो कोर्ट का क्लासिफिकेशन है वो किसके तहत है, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट से आपका BNSS किसके तहत है, तो BNSS 2023 के तहत है। और इसका सेक्शन क्या है, तो सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन क्या है, 6 है। चैप्टर क्या है, तो चैप्टर आपका हो गया चैप्टर 2 हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से पढ़िएगा तो चीजें समझ में आएंगी। अब वो कौन कौन से कोर्ट होते हैं, तो पहला कोर्ट होता है, अब समझ लीजिए हायरार्की की अगर बात हो रही है तो पहला कोर्ट कौन सा होता है, तो पहला कोर्ट होता है आपका कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, पहला कोर्ट होता है, एकदम दिमाग में रखिए, पहला कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, दूसरा कोर्ट कौन सा होता है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और इसी में जो सीनियर होते हैं उनको ही चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर क्या होते हैं आपके, तो सेम थिंग, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। देन आफ्टर आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं ये आपके। ठीक है, ये आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं। उसके बाद क्या चौथे नंबर पे, जिसमें आपके DM SDM, ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। इनके पास जुडिशियल पावर नहीं होता, क्वासी जुडिशियल पावर होता है। बेसिकली इनका काम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वह देखना इनका काम होता है। ठीक है, तो यह पूरा आपका जो है क्रिमिनल कोड था। ठीक है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आप लोग को समझाया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इन डिटेल अभी समझेंगे सारी चीजों को। सेक्शन 6 में तो एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। सेक्शन 6 क्या है आपका, सेक्शन 6 जो है आपका वो जनरल इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि जो आपके क्रिमिनल कोर्ट्स है इंडिया में, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट है वह कौन कौन से कोर्ट होंगे। ठीक है, तो सेशंस कोर्ट है पहले, उसके बाद क्या है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन आफ्टर क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। फिर देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी अलग अलग कोर्ट्स आपको होंगे, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है ना, तो पहला कोर्ट क्या आ गया, तो कोर्ट्स ऑफ सेशंस। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशंस, इसी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, तो वो इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अभी। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में मैंने बताया ना कि इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक है, उनके बारे में इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो पहले कोर्ट्स ऑफ सेशन, देन आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्या है ये, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, लेटर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके पावर क्या क्या है, पनिशमेंट का, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पहले हम लोग हायरार्की पूरा सिस्टम समझते हैं कि कौन कौन से कोर्ट हैं हमारे जो इंडियन जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है हमारा, उसमें कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। ठीक है, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अभी लिखा तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, लेकिन इसके अंदर क्या है आपको, इसके अंदर आपको DM आ गए, ठीक है, SDM आ गए, है ना, यह सब कुछ, फिर आपके ADM आ गए। ठीक है, यह सब कुछ क्या है, लिखा सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, लेकिन इसके अंदर यह सब कुछ आते हैं। ठीक है, वैसे ही सेशंस कोर्ट है, इसके अंदर आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसके अंदर आपको ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसमें आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं। ठीक है, तो इन डेप्थ अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। देन आफ्टर सेक्शन 7 की बात करें तो सेक्शन 7 क्या कहता है, तो यह कहता है टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है। सेक्शन 7 क्या बात करता है, तो सेक्शन 7 आपका बात करता है, ध्यान में रखिएगा, कि टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है। अब टेरिटोरियल डिवीजन क्या होता है, टेरिटोरियल डिवीजन का मतलब यह होता है कि जो भी जितने भी राज्य हैं हमारे इंडिया में, ठीक है ना, जितने भी स्टेट हैं, उसमें क्या होगा, एक सेशन डिवीजन होगा। ठीक है, सेशन डिवीजन होगा। ठीक है,
उसमें एक जिला को या तो सेशन बनाया जाएगा या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक सेशन डिवीजन बनाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए बैरक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि टेरिटोरियल डिविजन्स स्टेटिंग दैट एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन और consist of them and every sessions division shall be a district। देखिए डिस्ट्रिक्ट की बात करी मैंने, सेशंस डिवीजन कैसे है, या तो एक जिला को सेशन डिवीजन बनाया जाए, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा जिलों को, ठीक है, एक से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे जिला है उनको मिलाकर एक क्या बनाया जाएगा, एक सेशंस डिवीजन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक सेशंस डिवीजन बनाया जाएगा। ये सेशंस डिवीजन जो है बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सेशंस डिवीजन का जो आपका क्षेत्राधिकार है, या एक जिले को सेशन डिवीजन बनाना है या एक से ज्यादा जिले को सेशंस डिवीजन बनाना है, यह सब जितना भी काम है, यह काम किसका है, तो यह सारा काम है आपके स्टेट गवर्नमेंट का। किसका है, तो स्टेट गवर्नमेंट का है। इसीलिए कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट कैन एल्टर द लिमिट्स ऑफ दीज डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। सही बात है। देखिए यह जो आपका डिसाइड होगा कि क्या टेरिटोरियल डिवीजन है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपका स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वह उसमें बदलाव एल्टर कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। किस चीज का, तो लिमिट्स ऑफ दीज डिविजन्स। कैसे हुआ, आखिर यह तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका है, तो स्टेट गवर्नमेंट का है। मान लीजिए मुजफ्फरपुर एक जिला है, तो इसकी सीमा कहां तक होगी, इसकी टेरिटरी मुजफ्फरपुर कहां तक मुजफ्फरपुर होगा, उसके बाद कहां से सीतामढ़ी शुरू होगा, कहां से वैशाली शुरू होगा, कहां से समस्तीपुर शुरू होगा, यह किसका काम है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो टेरिटोरियल डिवीजन तो इन जनरल है, यह तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी को भी वही फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, तो जुडिशरी को भी इसी चीज को फॉलो करना है। लेकिन टेरिटोरियल डिवीजन की जो बात होगी उसमें कोई एल्टर यानी उसमें कोई बदलाव करना तो स्टेट गवर्नमेंट को है, लेकिन उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, कंसल्ट करना है। किससे कंसल्ट करना है, तो हाई कोर्ट से। अब मान लीजिए यहां पर कोई टेरिटोरियल डिवीजन है, ठीक है, कोई जुडिक्शन में बदलाव करना है, ठीक है ना, तो यह काम करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट, यह काम जो है स्टेट गवर्नमेंट को करना है, ठीक है ना, यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती है, वो कैसे करेगी स्टेट गवर्नमेंट, कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, किससे कंसल्ट किया जाएगा, तो हाई कोर्ट यानी पटना हाई कोर्ट से। ठीक है, बिना पटना हाई कोर्ट से कंसल्ट किए हुए टेरिटोरियल डिवीजन जो है, ठीक है ना, उसमें जो बदलाव करना है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जुडिक्शन का कितना क्षेत्राधिकार होगा, यह सब जो बदलाव किया जाएगा वह हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर इसमें जो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिवाइड डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिविजन्स होता है। मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर जिला है, ठीक है, अब इसका क्या करेगा, इसको दो पार्ट में बांट दिया, सब डिविजन्स में बांट दिया, तो यह काम भी कौन है, तो यह स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बिना हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के नहीं। ठीक है, यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का तो मामला है भाई, किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी जिले की क्या सीमा होगी, ठीक है, उसका जुडिक्शन क्या होगा, वह तो राज्य सरकार को अधिकार है निश्चित तौर पर, क्योंकि यह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है ना, लेकिन चूंकि यह मामला जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, तो जब भी किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई जिला है और उसमें सब डिवीजन अनुमंडल न्यायालय है, ठीक है, उसका जुडिक्शन तय करना है, तो यह जो तय होगा वह किसके द्वारा होगा, तो यह हाई कोर्ट के कंसल्टेशन करके होगा। हाई कोर्ट से विचार विमर्श करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि मुजफ्फरपुर जिले में कौन सा अनुमंडल न्यायालय होगा और उस अनुमंडल न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार होगा, जुडिक्शन होगा। यही बात कहा गया है। करना तो स्टेट गवर्नमेंट को है, क्योंकि उसका गजट निकालना है, सारी चीज निकालना है, डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा। लेकिन कोई भी चेंज होगा उसके लिमिट्स में, उसके क्षेत्राधिकार में या उसके नंबर में, तो वो जब तक हाई कोर्ट से
जब तक हाई कोर्ट से कंसल्टेशन नहीं होगा, हाई कोर्ट से विचार विमर्श नहीं होगा, हाई कोर्ट का यहाँ पर देख लीजिए, हाई कोर्ट का कंसल्टेशन, ठीक है, जब तक हाई कोर्ट का कंसल्टेशन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा तब तक साहब इसमें कोई किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि यह न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, अब इसके की एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा मैंने और बाइफरकेट कर दिया, थोड़ा सा और समझते हैं, अगर मान लीजिए कोई डाउट है तो थोड़ा सा और समझते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द BNSS। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टेट्स एंड सेशंस डिविजन्स। ठीक है, तो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें देखिए एवरी स्टेट इज अ क्या है, सेशंस डिवीजन और हैज मल्टीपल सेशंस डिवीजन। देखिए यह क्या कहा गया है वो पहले समझिए। मान लीजिए बिहार राज्य की मैं बात करता हूं, ठीक है, बिहार राज्य में क्या है, अलग अलग जिले हैं, तो उन्हीं जिलों को क्या कर दिया गया, सेशंस डिवीजन में बांट दिया गया। मुजफ्फरपुर एक सेशन डिवीजन हो गया, समस्तीपुर एक सेशन डिवीजन हो गया, ठीक है, पटना एक सेशन डिवीजन हो गया, ऐसे ऐसे करके। क्यों, ताकि जो जुडिशरी है उसका क्या हो, जो हमने पढ़ा था यहां पर, जो हमने पढ़ा था क्या है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ क्या है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हमने पढ़ा था ना इस चीज को। देखिए यहां पर जो हमने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर हमने इन डिटेल सारी चीजों को पढ़ा था। ठीक है, देखिए द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया स्ट्रक्चर्ड इन अ हिरारिकल मैनर इंश्योरिंग अ स्मूथ एंड सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ध्यान में आया सेक्शन 6 में। तो यह जो हिरारिकल सिस्टम है उसी का हिस्सा है आपका सेशंस डिवीजन। जो सेशंस डिवीजन का पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका पार्ट है, इसी हिरारिकल, ये जो हिरार्की की बात की, पहले कौन सा कोर्ट आएगा फिर उसके बाद कौन सा कोर्ट आएगा, ठीक है, उसी का यह पार्ट है आपका सेशंस डिवीजन जो बना रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो अदालतें, जो कोर्ट है आपका, कोर्ट का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है, कोर्ट का जो निर्माण हो रहा है वह क्या है, उसी हिरारिकल सिस्टम का एक पार्ट है यह, कि राज्य के हर जिलों को एक सेशंस डिवीजन में बांट दिया जाएगा। ये चूंकि यह आपका टेक्निकल टर्म है सेशंस डिवीजन, ठीक है, न्यायपालिका के तहत जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तहत यह एक टेक्निकल टर्म है सेशंस डिवीजन। इसको समझिए आप जिला से, डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जो सेशंस डिवीजन का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। और यह लिखा भी तो हुआ है, देखिए एवरी स्टेट इज अ सेशंस डिवीजन और हैज मल्टीपल सेशंस डिवीजन। ठीक है, अब ये सेशंस डिवीजन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा सेशंस डिवीजन का क्या मतलब होता है। देखिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने सेशंस डिवीजन तो बता दिया, लेकिन सेशंस डिवीजन होता क्या है, वह तो हम समझ गए कि एक सेशंस डिवीजन होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बैठते हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर होता है, राज्य सरकार इसको डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। लेकिन सेशंस डिवीजन है क्या, तो चलिए वो भी मैं बता देता हूं, ये सेशंस डिवीजन है क्या। तो सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, एवरी सेशंस डिवीजन इज अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। देख लिए, जितने भी सेशंस डिवीजन है, एवरी सेशंस डिवीजन क्या है, इज अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट पटना, पटना में भी क्या है, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो सेशंस डिवीजन हो गया। ठीक है, जिसे हम जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। उस पटना के अलावा और भी कोर्ट्स हैं, जिला अदालतें हैं, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में है ना, पूर्णिया में है, नालंदा में है, कहीं भी जाइए, ठीक है, किसी भी जिले का आप नाम लीजिए, हर जिले में क्या है आपको जिला अदालत है। सारण में जाइए, तो क्या है ये, तो यही हो गया आपको, या तो डिस्ट्रिक्ट एक जिला या फिर एक जिला से ज्यादा जिले को मिलाकर ही क्या बनता है, हमारा सेशंस डिवीजन बनता है। ठीक है, अब देखिए उसमें जो बदलाव करने का, अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब होता है ना बदलाव, उसमें कुछ चेंज करना है उसमें, ठीक है, उसको अल्टर करना है, उसमें कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, तो यह किसका काम है, तो यह पावर है द स्टेट गवर्नमेंट। अल्टरेशन का काम किसका है, दिमाग में रखिएगा, ये जो अल्टरेशन का काम है यह काम है स्टेट गवर्नमेंट का।
स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज द लिमिट्स और नंबर ऑफ सेशंस डिवीजन, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसल्टिंग द हाई कोर्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेशंस डिवीजन में बदलाव कर सकती है, लेकिन यह कब होगा बदलाव? तो यह होगा हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही कोई बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। अब जो सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है, अनुमंडल न्यायालय होते हैं, यह भी काम किसका है? तो स्टेट गवर्नमेंट कैन डिवाइड डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिविजन्स एंड अल्टर देयर लिमिट्स और नंबर अगेन इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। वही बात कि अगर कोई अनुमंडल न्यायालय है, ठीक है, कोई अनुमंडल न्यायालय है और उसमें उसका जो जुडिक्शन है, ठीक है, उसका जो क्षेत्राधिकार है, उसमें कुछ बदलाव करना है, ठीक है ना, या कोई नया जिले में कोई नया सब डिवीजन बनाना है, तो वह काम किसका है? तो वह काम भी आपके राज्य सरकार का है, राज्य सरकार का है, ठीक है, किसका है? तो स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन उसको जो फाइनल डिसीजन लेना है राज्य सरकार को, वह कब ले सकती है राज्य सरकार? तो अगेन इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, बिना हाई कोर्ट से कंसल्ट किए हुए कोई बदलाव राज्य सरकार नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ सेशन, इतने देर से हम सुन रहे थे सेशंस, ठीक है, सेशन डिवीजन। अब थोड़ा सा इसको समझते भी हैं कि यह क्या होता है। यह जो कोर्ट ऑफ सेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है? तो देखिए सेक्शन 8 में दिया हुआ है आपका। सेक्शन 8 क्या कहता है? द कोर्ट ऑफ सेशंस established अंडर सेक्शन 8 ऑफ BNSS इज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुडिक्शन, ठीक है। यह जो आपका सेशंस कोर्ट है, यह क्या है? प्रिंसिपल कोर्ट होता है, ठीक है। समझिए कोई कोई इंस्टीट्यूशन होती है, कोई संस्था होती है ना, उसके जो हेड होते हैं, ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो ये आपका कोर्ट ऑफ सेशन है, यह क्या है? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या है? यह हेड है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है यहां पर कि द कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ BNSS इज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुडिक्शन इन अ सेशंस डिवीजन में किसी भी सेशंस डिवीजन में जो हेड होता है वहां की जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, ऐसे समझिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो हेड होता है वह क्या होता है? वह होता है आपका कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है। अब देखिए इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो द हाई कोर्ट अपॉइंट्स अ सेशंस जज टू प्रिसाइड ओवर द कोर्ट, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? यहां से भी आपका MCQ बन गया, तो यह किया जाता है आपका हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब पावर क्या है इनके? पावर्स ऑफ द सेशंस जज, जिन्हें कि हम कहते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के नाम से भी इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो इनके पावर क्या है यह देखिए। तो देखिए यह क्या क्या मामले की सुनवाई कर सकते हैं, इनको क्या पावर दिया गया है? प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जिन्हें हम सेशंस जज भी कहते हैं, इनको क्या क्या पावर है? तो देखिए इनको पावर है कि इस तरह के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग सीवियर ऑफेंसेस, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, नंबर 1 पर, रेप हो गया या रॉबरी हो गया, ठीक है। इस तरह के मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कर सकते हैं। देन आफ्टर सजा का क्या है? किस तरह का सजा दे सकते हैं? तो डेथ पेनाल्टी, जिसे हम मृत्यु दंड भी कहते हैं और कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यह अगर किसी भी अपराधी को मौत की सजा सुनाते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा फैसला लेते हैं जिसमें कि फैसले में सजाए मौत सुनाया गया है, तो वह क्या होगा? सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। वह सजा सुनाते ही उस व्यक्ति को सूली पे नहीं चढ़ा दिया जाएगा कि भाई तुम्हें मौत की सजा मिल गई, अब तुम्हें फांसी मिलेगा। वह सजा का सिर्फ जो मौत की सजा है, ठीक है, मृत्यु दंड है, उस मामले में क्या होगा? वह फैसला, जो फैसला सुनाया गया है, वो कंफर्मेशन के लिए जाएगा। कहाँ कंफर्मेशन के लिए जाएगा? तो मान लीजिए मुजफ्फरपुर के प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी मामले में क्या किया? फैसला सुनाया, और फैसले में क्या फैसला सुनाया? तो सुनाया मृत्यु दंड, ठीक है। क्या सुनाया?
तो मृत्युदंड का फैसला सुनाया, डेथ पेनाल्टी, तो वह तुरंत उस व्यक्ति को वो सजा नहीं मिलेगा। वह जो सजा सुनाया गया है वो कंफर्मेशन के लिए पटना हाई कोर्ट जाएगा, वहां से जब कंफर्म हो जाएगा तभी उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। ठीक है, तो यह बात हो गया। उसके बाद क्या है, ये इनके यहाँ जो सेशंस जज होते हैं इनके यहाँ क्या होता है, तो अपील होता है। किस चीज का अपील होता है, तो अगेंस्ट डिसीजंस मेड बाय लोअर कोर्ट्स। ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, उस मामले में जो अपील होता है वो अपील कहाँ जाता है, तो आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में जाता है, ठीक उन्हीं के अंडर में। ठीक है, उनके पैरेलल ही होते हैं, लेकिन उनसे वह अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कहा जाए या हायरार्की में कहा जाए तो इनसे जूनियर होते हैं। ठीक है ना, लेकिन पावर इनको वही मिला हुआ है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास रहता है। ठीक है, इनको इंचार्ज में प्रभार में दे सकते हैं मान लीजिए। ठीक है, लेकिन जब पावर की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की बात की जाए, तो जो हमारे सेशंस जज हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनके पास यह सारी अथॉरिटी होती है। एडिशनल सेशन जज की बात करें, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है, मे ऑल्सो बी अपॉइंटेड टू असिस्ट। देखिए इनका भी जो काम है क्या है, इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस। ठीक है, दे शेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे शेयर द सेम पावर्स एज द सेशंस जज। इनके पास सेशन जज इतना ही पावर होता है। देखिए बहुत आराम से एकदम मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बात किया था प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है, जिन्हें हम जिला न्यायाधीश भी कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात किया था कि उनको यह पावर दिया गया है ना, मृत्युदंड दे सकते हैं, मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, इस तरह के मामले की वो सुनवाई कर सकते हैं। तो उन्हीं के कंपेनियन जजेस, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरा रहता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मामले की सुनवाई की, सजा देने की, तो जो पावर डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, सेम पावर एडिशनल सेशंस जज के पास भी है। ठीक है, तो इनको भी सेम पावर दिया गया है। देखिए, एडिशनल सेशंस जज में ऑल्सो बी अपॉइंटेड टू असिस्ट इन द डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है, बिल्कुल, दे शेयर द सेम पावर्स एज द सेशंस जज। ठीक है, सेम पावर है विद सर्टेन लिमिटेशंस। सर्टेन लिमिटेशन यही है ना, सर्टेन लिमिटेशन यही है कि भाई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज है। जिला जो अदालत है, ठीक है, वह एक सरकारी संस्था है और उसके हेड कौन है, तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और उनके अंडर में ये आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास उनके मुकाबले कम होता है। ठीक है, लेकिन मामले की सुनवाई करने का पूरा अधिकार है। जो अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को है वह अधिकार आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को है। ठीक है, अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही थी, यहां पे चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट, देखिएगा, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि देखिए, जो जिला अदालत है, सेशंस कोर्ट है, उसका जो संरचना होगा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए जमीन एक्वायर की जाएगी। निश्चित तौर पे है कि यह किसका काम है, तो राज्य सरकार का काम है। मान लीजिए मुजफ्फरपुर में अभी सब डिवीजन कोर्ट नहीं है, सब डिवीजन कोर्ट के लिए जमीन चाहिए, तो यह काम किसका होगा, यह काम है राज्य सरकार का। यानी जो एस्टेब्लिशमेंट का काम है वो किसका काम है, तो वो राज्य सरकार का काम है। तो यही बात कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। अब किसी जगह पर मान लीजिए बिल्डिंग कहीं की पुरानी हो गई, एग्जाम्पल की, अब एक नई बिल्डिंग बनानी है या उसके सामने ही कोई बिल्डिंग बनानी है, तो वह जमीन कौन देगा, वो राज्य सरकार जमीन देगी, बिहार सरकार जमीन देगी उसको। उसमें कंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिशमेंट सारा काम किसका होगा, तो राज्य सरकार का काम होगा। यही बात कहा गया है और कुछ नहीं। यही बात कहा गया कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। ठीक है, फिर कहा गया है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन, जितने भी सेशंस कोर्ट होते हैं, जितने भी जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक जज साहब बैठते हैं। क्या होता है, जज साहब बैठते हैं। ठीक है, उसमें जज साहब बैठते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा। जितने भी हमारे सेशंस कोर्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जिला अदालत होते हैं,
उसमें जो जज साहब बैठते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो उनकी नियुक्ति, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वह हाई कोर्ट के द्वारा होता है, हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं कि हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज, बिल्कुल भाई, आपके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की नियुक्ति भी, जिनका अपॉइंटमेंट होता है वो भी हाई कोर्ट के द्वारा होता है। मुजफ्फरपुर में जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? पटना हाई कोर्ट के द्वारा होगा। ठीक उसी तरीके से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है, ठीक है, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो यह भी किसके द्वारा किया जाएगा? तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, जो सेशंस जज है, द सेशंस जज ऑफ वन सेशंस डिवीजन, समझिएगा, में बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, ठीक है, टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशंस जज ऑफ अनदर डिवीजन। ठीक है, देखिए यह क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर के कोई सेशन जज हैं, ठीक है, समझिएगा बात को, मुजफ्फरपुर के कोई सेशन जज है। अब क्या हुआ, हाई कोर्ट के पास जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कौन मॉनिटर करते हैं? तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसके पास है? तो वो हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, जितने भी पटना हाई कोर्ट के जुडिक्शन में, जितने भी बिहार में जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या सब डिवीजन कोर्ट्स हो, उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पटना हाई कोर्ट के पास है। तो मान लीजिए मुजफ्फरपुर में कोई सेशंस जज है, ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट अगर चाहे तो उनको क्या करेगी, एक जो सेशंस डिवीजन है, ठीक है, उसका भी उनको जज बनाया जाएगा, वहां भी उनकी नियुक्ति होगी। उसके साथ साथ कोई दूसरा जो सेशंस डिवीजन है, मान लीजिए सीतामढ़ी है, ठीक है, तो सीतामढ़ी का क्या किया जाएगा? उनको एडिशनल, उनको क्या किया जाएगा? सेशन जज वहां का बना दिया जाएगा, यानी उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाएगा वहां का। मान लीजिए वहां पर अभी सीट, वहां पर कोई अभी है नहीं, उनके एब्सेंस में अभी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है वहां पर, तो उनके एब्सेंस में जो काम देखा जाएगा वो किनके द्वारा देखा जाएगा? मुजफ्फरपुर के जो सेशन जज हैं उनके द्वारा सीतामढ़ी का भी काम देखा जाएगा। हफ्ते में 2 दिन के लिए मान लीजिए वहां पर चले जाएंगे, समझ गए ना, वहां पर चले जाएंगे। और यह काम किसके द्वारा? तो यह काम हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश पर किया जाएगा, यही बात कहा गया है। देखिए बात आ गई ना, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट, अगर सेशन जज है ही नहीं, किसी जिला अदालत में वहां पर सेशन जज है ही नहीं, वैकेंट है वहां का जो पोस्ट है वैकेंट है, वो जगह खाली है, तो क्या करेंगे? हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। कैसे होगा भाई? सीतामढ़ी में मान लीजिए जज साहब नहीं है, ठीक है, सेशंस जज नहीं है, तो मुजफ्फरपुर के जो सेशंस जज हैं वो क्या है? अतिरिक्त प्रभार में, एडिशनल सेशन जज के प्रभार में वह वहां पर जाएंगे और वहां पर वो मामले की सुनवाई करेंगे, यही तो कहा गया है। अब इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है? एस्टेब्लिश करती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है एस्टेब्लिश का। ठीक है, यह सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया कि एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये सारी चीजें। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि वैकेंट है, तो हाई कोर्ट का काम मैंने बताया कि हाई कोर्ट क्या करेंगे कि कोई भी सेशन जज है उनको क्या किया जाएगा? तो यहां पर एडिशनल सेशन जज के तौर पर उनकी नियुक्ति होगी और उस मामले की क्या करेंगे? वो सुनवाई करेंगे। अब मान लीजिए एडिशनल सेशन जज नहीं है, देखिए इस बात को याद रखिएगा, मान लीजिए कि वहां पर ना तो सेशन जज है, ना ही एडिशनल सेशन जज बगल के जिले में है, कहीं भी कोई नहीं है, तब क्या होगा? तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है किसी सेशंस डिवीजन के, मुजफ्फरपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या किया जाएगा? वहां का प्रभार दिया जाएगा सेशन जज का। ठीक है, ये हाई कोर्ट को पावर दिया गया है। अब देखिए कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यह समझिए, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये क्या दिया हुआ है आपका? तो यह दिया हुआ है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कहाँ दिया हुआ है? तो सेक्शन 9 में दिया हुआ है। सेक्शन 9 में क्या दिया हुआ है? तो कोर्ट्स ऑफ आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया हुआ है। ठीक है, अंडर सेक्शन 9 ऑफ BNSS, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर एस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं उनका जो कोर्ट है वो हर जिले में होगा। ठीक है, यही बात सेक्शन 9 कहता है।
द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिटरमाइंस देयर नंबर एंड लोकेशन, दीज कोर्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। देखिए, यह जो आपके मजिस्ट्रेट साहब हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनका जो कोर्ट होगा वह आपके राज्य के हर जिले में होगा। ठीक है, राज्य के हर जिले में होगा। कोर्ट ऑफ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितने भी हैं उनका जो कोर्ट होगा वह कहाँ है, वह राज्य के हर जिले में होगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 9 में कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इन डिटेल पढ़ेंगे। सेक्शन 9 में क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनका कोर्ट राज्य के हर जिले में होगा, लेकिन इसकी जो संरचना होगी, ठीक है, यानी जो बिल्डिंग होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगा, यह सारा काम किसका है, तो यह काम आपको स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होंगे, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर इस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगे। और जो राज्य सरकार है, द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिटरमाइंस देयर नंबर एंड लोकेशन। ठीक है, अब जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको दो कैटेगरी में यहां हम लोग बांटे हैं। एक है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एक है आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10, सेक्शन 9 में तो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास देख लिया। अब अगर सेक्शन 10 की बात करें तो सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझिए बात को। आप कहेंगे सर आप यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे टॉप लेवल पर जो आपने कोर्ट के बारे में दिखाया था, वहाँ आपने दिखाया प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आपने तो सर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिखाया ही नहीं। क्यों नहीं दिखाया बंधु? यही कारण था। सेक्शन 10 में तो दिया हुआ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में जिक्र है, लेकिन ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? यह चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्शन 10 में ही लिखा हुआ है कि सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, उन्हीं को क्या किया जाता है, हाई कोर्ट एडिशनल पावर देके, और उनकी जो नियुक्ति होती है, ठीक है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है एज अ क्या होता है, यही जो जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं, उनका चीफ बना दिया जाता है। इसीलिए इनको कहा गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझ गए? द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू बी द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब क्या होता है, अकेले चीफ, पहले तो मान लीजिए एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे, काम चल जाता था, लेकिन जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भी नियुक्ति होने लगी। बस यही है, सीनियरिटी के आधार पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो सीनियर हो गए हैं, ठीक है, जो सीनियर हो गए हैं उनको क्या किया जाता है, उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। और उन्हीं में से कुछ लोग को क्या किया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो एक ही होंगे, तो फिर क्या किया जाता है, और लोग को क्या किया जाता है, तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। यही कहा गया है। ठीक है, अब जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको डिफाइन किया गया सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में। इसमें कहा गया कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, जो एसीजीएम होते हैं इनके पास भी सेम पावर होता है जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है। ठीक है, द हाई कोर्ट में ऑल्सो डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बिल्कुल जिस तरीके से हाई कोर्ट, देखिए ये सब सीनियरिटी के आधार पर है, ठीक है ना। कोई ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में कोई ऐसा सीनियर है जो बहुत ज्यादा सीनियर है उस जिला में, ठीक है, या फिर पूरा एक रोस्टर तैयार होता है, उसमें देखते हैं कि कौन सीनियर है, तो जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में उनको क्या किया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। उसी में से किसी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो सीनियरिटी में आते हैं, उसी में से क्या क्या रहता है, उनको सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना दिया जाता है। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 3 में यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अब पावर्स ऑफ द सीजीएम, सीजीएम साहब जो होते हैं उनकी पावर्स को भी देख लीजिए। तो पावर्स ऑफ द सीजीएम क्या है, सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, ये सुपरवाइज करते हैं। ठीक है। जो सीजीएम है ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट भी है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में क्या होता है कि जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जिले में, ठीक है, जिले में डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं क्या करेंगे, उनके वर्क को, उनके फंक्शन को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है। उसके बाद इनको जुडिशरी के तहत क्या पावर दिया गया है, तो कैन ट्राई, या तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात की। अब जुडिशरी में क्या पावर दिया गया है, तो पावर दिया गया कैन ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल ऐसे मामले की यह सुनवाई कर सकते हैं जिसमें कि 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वह 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो जैसे ऐसे जितने भी अपराध हैं जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है, उस मामले की यह सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मे बी डेजिग्नेटेड टू ओवरसी सब डिविजन्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है कि जो सब डिवीजन है, अनुमंडल न्यायालय है, वहाँ के जो वर्किंग फंक्शंस है, ठीक है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वह भी हाईकोर्ट के आदेश पर यह देखेंगे। ठीक है। तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी मिल जाता है। अब सेक्शन 11 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। सेक्शन 11 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो देखिए जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कुछ स्पेशल केस की सुनवाई करना। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक मामले होते हैं, कोई विशेष मामले होते हैं, उसकी सुनवाई करना। ठीक है। इनका जो काम होता है पहला नंबर 1, या फिर कोई विशेष तरह के मामले होते हैं, क्लास ऑफ केसेस, ठीक है, क्लासेस ऑफ केसेस, उस तरह की मामले की सुनवाई करना। ठीक है। तो यह जो होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्पेशल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, यह स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, तो हाई कोर्ट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा होता है। इनके पास क्या होता है, तो जो भी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर होता है, ठीक है, वह सारे पावर इनको दिया जाता है। यही बात सेक्शन 11 कहता है कि द अथॉरिटी टू कन्फर जुडिशियल पावर्स ऑन सिविल कोर्ट जजेस इफ डीम्ड नेसेसरी। इनको यह पावर दिया जाता है, अगर ऐसा लगता है तो इनका निश्चित तौर पर कि भाई मामले की सुनवाई करेंगे, ये स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, उसके तहत यह स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो इनको पावर एज ए जुडिशियल ऑफिसर जो भी पावर होते हैं इनको मिलना ही मिलना है। ठीक है। अब क्या है कि यह जो स्पेशल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं इनकी नियुक्ति का आधार क्या है, आखिर इनको क्यों नियुक्त किया जाता है, तो देखिए इनकी नियुक्ति तो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, यह तो आपको पता है। लेकिन हाई कोर्ट कब इनकी नियुक्ति करती है, तो हाई कोर्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, या फिर हमारे राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पर क्या करती है, हाई कोर्ट क्या करती है, विशेष तरह के जो मामले हैं, पर्टिकुलर केस और क्लासेस ऑफ द केसेस, अपॉइंट्स स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोई विशेष तरह के कोई मामले हैं, ठीक है, उनके निष्पादन के लिए, उनके डिस्पोजल के लिए या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है। किसे रिक्वेस्ट करती है, कि हाई कोर्ट को, कि साहब आप स्पेशल कोर्ट में जो विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हैं उनकी आप नियुक्ति कीजिए, इस तरह के मामले हैं, ताकि उनका जो है निस्तारण हो पाए। ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके और इस तरह के कोर्ट का जो है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होता है और वहाँ पर नियुक्ति की जाती है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन है एनी पर्सन हु होल्ड और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट
may be appointed as special judicial magistrate if he possess such qualification or experience in relation as specified by the high court। देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति होगी एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट वह किसी ऐसे पद पर, ऐसे पोस्ट पर काम करते हो जो कि गवर्नमेंट के तहत हो, ठीक है, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के वह क्या हो, वह कर्मचारी रहे हो या फिर वर्तमान में भी वह कार्यरत हो, ठीक है, उनको नियुक्त किया जाता है एज ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति होगी वो डिसाइड, नियुक्ति भी की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट, उस नियुक्ति, उस अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो उसकी नियुक्ति होगी वह भी हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा उनका। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन भी डिसाइड किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब इनका जो अपॉइंटमेंट है उसका टर्म क्या है, तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इससे सवाल बनता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे बी अपॉइंटेड फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, नॉट मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार अगर नियुक्ति हुई है, एक बार में 1 साल से ज्यादा के लिए उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 12 कहता है कि subject to the control of High Court, the Chief Judicial Magistrate may from time to time define the local limits of the areas। देखिए जितने भी हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, और यह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन देता है, तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कंसर्न हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो जो क्षेत्राधिकार है, किसका क्षेत्राधिकार, जो लोकल जुडिक्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या फिर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वह कौन डिसाइड करता है, तो वह सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहते हुए जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समय समय पर क्या करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि किस मजिस्ट्रेट का कौन सा क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है, वह डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, क्षेत्राधिकार वह डिसाइड किया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में एक्सरसाइज पावर्स, ठीक है, सेक्शन 11 और सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में हमने देखा ही था, सेक्शन 9 में क्या है, तो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, सेक्शन 9 में क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सेक्शन 11 में क्या है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यही जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनका जो भी जुडिक्शन होगा वो डिसाइड किया जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए हायरार्की की बात की थी, तो हमने हायरार्की में देखिए सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। देखिए अब हायरार्की, वही मैंने कहा, देखिए यहाँ पे हायरार्की आ गया, कहा ना कि आप जब लेक्चर को अच्छे से देखिएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सेक्शन 13 में पूरा जो हायरार्की सिस्टम है सेशंस डिवीजन का, वह पूरा आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 13 खुद कहता है, आपको कहीं इधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉ में है। सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशंस डिवीजन। जितने भी हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वह किनके सबऑर्डिनेशन में आते हैं, किनके कंट्रोल में आते हैं, किनके अंडर में आते हैं, तो वह आते हैं आपके सेशंस जज, ठीक है, सेशन जज। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो आपको सेशन जज के अंदर आते हैं, लेकिन अगर मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करूं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट किनके कंट्रोल में आते हैं, ठीक है, तो यह जनरल कंट्रोल ऑफ किसके आते हैं, सेशन जज के अंदर आते हैं, और यह किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, यह किनसे जूनियर होते हैं, तो यह होते हैं टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए यहीं पे लिखा, थोड़ा सा और क्लियर देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऑल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
जितने भी हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, चाहे वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, ठीक है, या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, वह सब किनके अंडर में, किनके सबऑर्डिनेट होते हैं? इनके सबऑर्डिनेट होते हैं, इनके अंडर में आते हैं। किनके अंडर में आते हैं? तो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में आते हैं। समझ गए? अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनको क्या पावर दिया गया है? तो द सीजीएम हैज द अथॉरिटी टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क एमंग सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं सीजीएम साहब, उनको क्या अथॉरिटी है? तो इनको अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क। जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को काम दिया गया है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी किस मजिस्ट्रेट के द्वारा कौन सा काम किया जाएगा, कौन सा काम नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो सब कौन डिसाइड करेंगे? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये डिसाइड करेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हम लोग आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल क्या है? तो रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ BNSS। दीज मजिस्ट्रेट्स आर अपॉइंटेड बाय द, इनका नियुक्ति जो होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं या सेशंस जज होते हैं उनकी नियुक्ति तो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, लेकिन यह जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, यह जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इनका काम क्या है? तो हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिले में, वह इनका काम होता है, आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होता है। अब इसके तहत कौन कौन आते हैं? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिनको डीएम साहब कहते हैं। तो ये जो डीएम साहब हैं हमारे, ठीक है, यह क्या होते हैं? यह हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर आते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनका अपॉइंट किया जाता है आपको राज्य सरकार के द्वारा कि यह डीएम साहब, ठीक है, यह इस जिले के डीएम होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। इनका काम क्या होता है? हु सर्व्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यह क्या होते हैं? डीएम साहब जो है हमारे, यह हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। किसके? तो जिला के, डिस्ट्रिक्ट के क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। उसके नीचे एडीएम आ जाते हैं। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है? तो यह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ऑल्सो बी अपॉइंटेड विथ पावर्स इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ द डीएम, ठीक है। उनके सबऑर्डिनेशन में डीएम भी आते हैं, ठीक है। डीएम जो होते हैं एडीएम आते हैं, ठीक है। डीएम जो है हमारे डीएम साहब हैं, इनके सबऑर्डिनेशन में क्या आते हैं? तो हमारे एडीएम आते हैं, ठीक है। उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी आते हैं, ठीक है, एसडीएम। तो एसडीएम क्या है? तो एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, कैन बी प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ए सेशंस डिवीजन एंड इज नोन एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इन्हीं को एसडीएम कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को एसडीएम कहा जाता है। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो सेक्शन 15 में आ जाइए, ठीक है, सेक्शन 15 में आ जाइए। यहाँ पर सेक्शन 14 में तो हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था। अब सेक्शन जो है हमारा 15 है, इसमें क्या है? तो इस सेक्शन 15 में है आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो इसके तहत क्या है? तो अंडर सेक्शन 15 ऑफ BNSS द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, यहाँ इनका अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा होता है? हाई कोर्ट के द्वारा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यह कुछ स्पेशल कुछ फंक्शन है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एरिया है, वहां पर वह क्या करते हैं? पब्लिक ऑर्डर को, जो भी होता है, मान लीजिए किसी तरह का कोई विवाद हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए कोई त्योहार है, ठीक है, छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है, मुहर्रम है, इस तरह का, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मेंटेनिंग करते हैं, क्या? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल और हैंडलिंग सेंसिटिव सिचुएशन, ठीक है। कोई कर्फ्यू लग गया, कुछ ऐसा हो गया, कोई दंगा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो वैसे मामले में उनकी क्या किया था? उनकी नियुक्ति की जाती है स्पेशल केस को हैंडल करने के लिए। इसीलिए इनको, जो इनका पद है उसका नाम है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? तो वही मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है इनका, हैंडलिंग प्रिवेंटिंग
मेजर्स सच एज इशूइंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 163 ऑफ BNSS। धारा 144 की जो बात करते थे ना, वही आपका BNSS में क्या हो गया है, तो सेक्शन 163 हो गया है। पुराना CRPC में क्या था, तो सेक्शन 144 था ना, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके नया कानून आ गया। तो नए कानून में क्या है, धारा 144 अब नहीं है, अब क्या है आपका, तो सेक्शन 163 है। क्या है, तो सेक्शन 163 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें है इम्पोजिंग कर्फ्यू लगाया जाता है, और रिस्ट्रिक्शन ऑन गैदरिंग्स, ठीक है। तो यह सारा काम होता है मजिस्ट्रेट का। उसका क्या, ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शन इन देयर जुडिक्शन। तो ये सारे काम होते हैं। अब देखिए, कुछ बदलाव किया गया है आपको BNSS में, क्या की चेंजेस किए गए हैं, तो यह भी जान लीजिए, यह भी समझना जरूरी है। देखिए, द BNSS इंट्रोड्यूसेस नोटेबल चेंजेस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। जो क्रिमिनल कोर्ट है, इनके फंक्शनिंग में कुछ बदलाव किया गया है इस नए कानून के तहत। क्या किया गया है, तो रिमूवल ऑफ सर्टेन पोजीशन, कुछ ऐसे पोस्ट है, ठीक है, जिनको की हटाया गया है। पहला क्या है, तो असिस्टेंट सेशंस जज। CRPC में आप देखेंगे असिस्टेंट सेशन जज थे, लेकिन यहां अगर बात करें BNSS की, तो यहां पर असिस्टेंट सेशन जज का पोस्ट नहीं है, ठीक है, इट हैज बीन रिमूव नाउ। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें, तो यह भी नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर BNSS, ठीक है। अब हायर लेवल कोर्ट्स, ठीक है, हायर लेवल क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या है, तो हाई कोर्ट हो गया आपका। तो हाई कोर्ट क्या है, तो हाई कोर्ट को कहाँ किया गया है यहाँ परिभाषित, तो देखिए, हाई कोर्ट एज मैंडेटेड बाय आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 214 में, ठीक है, आर्टिकल 214 में यह प्रावधान दिया गया है कि जितने भी राज्य हैं वहां क्या, वहां एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का क्या काम, द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हैंडल्स अपील्स, रिविजन्स एंड रिट पेटिशंस, ठीक है। तो यह काम होगा हाई कोर्ट का। क्या काम होगा, तो सुपरवाइजरी, यह एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा, सुपरवाइज करेगी हाई कोर्ट। जितनी भी जिला अदालतें हैं, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा उसको कौन देखेगा, तो हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा, थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज, थ्रू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डायरेक्ट तो हाई कोर्ट नहीं, वहां पर भाई जजेस आ सकते हैं, या रजिस्ट्रार हर दिन नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए पटना में रजिस्ट्रार हैं या चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, या जो भी यहाँ के इंस्पेक्टिंग जज हैं, वो साल में एक बार या 2 साल में कभी यहाँ पर विजिट करेंगे मुजफ्फरपुर, ठीक है। नहीं तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है, थ्रू अब तो आपका ईमेल का समय है, ठीक है ना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके थ्रू कनेक्ट होकर वहाँ पे पूरा मॉनिटर किया जाएगा कि जो भी जुडिशरी का वर्क है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का वर्क है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यह सारी चीज़ें। तो यह क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गया, जिसको सुपरवाइजरी अथॉरिटी कहा गया है। कहाँ पर है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर है, ठीक है, जो जिला अदालतें हैं। फिर अपील में लोग जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील में लोग जाते हैं, फैसले के खिलाफ रिवीजन में जाते हैं, या आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, करते हैं ना। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो पहला पावर क्या है, तो ओरिजिनल जुडिक्शन है। हाई कोर्ट का पहला पावर क्या है, तो ओरिजिनल जुडिक्शन है। ओरिजिनल जुडिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिविल मैटर्स में है पहला, ठीक है। फिर अपीलाट जुडिक्शन है। अपीलाट जुडिक्शन किस मामले में है, तो जो सेशंस कोर्ट हैं, ठीक है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट हैं, उस मामले में जो सुनवाई हुई, जो फैसला दिया गया, उसके अपील में जा सकते हैं, ठीक है। उसका क्या है, सुपरवाइजरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया, सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, इन द स्टेट। यह पावर दिया गया है आपको हाई कोर्ट को, ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन में। तो उसके बाद ओरिजिनल जुडिक्शन में क्या, हियरिंग केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस अलाउज केसेस लाइक दोज इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स, मैरिज, विल्स, ठीक है, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द दिस ओरिजिनल पावर। Civil and revenue matters. This includes cases like admiralty, probate, and specific revenue matters. Then after specific high courts, some high courts, Calcutta, Bombay, Madras, and Delhi have original civil jurisdiction for high value cases. ये सारी चीजें हाई कोर्ट में। Then after अपीलाट जुडिक्शन की बात करें, इसको इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। मेन ये जो आपका लेक्चर था, यह था आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है ना, जो आपके क्रिमिनल कोर्ट की जो संरचना है, आधारभूत है वह।
इन शॉर्ट मैं आपको इंसाइट के लिए करा रहा हूँ, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में कवर करेंगे, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अपीलाट जुडिक्शन है तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। हाई कोर्ट इज प्राइमरली एन अपीलाट कोर्ट। मुख्य रूप से तो इसमें क्या होता है, अपील होता है हाई कोर्ट में, लेकिन क्या होता है कि हाई कोर्ट दैट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ लोअर कोर्ट। जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं उनके जजमेंट के खिलाफ क्या होता है, आप अपील में जा सकते हैं। ठीक है, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इट हैज द पावर टू हियर द अपील्स। ठीक है, हाई कोर्ट हैज द पावर टू हियर द अपील्स बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। कहां से, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट से। ठीक है, अब मेन चीज क्या है यह समझिए, जो अभी के लेक्चर से कनेक्टेड है, यह सुपरवाइजरी जुडिक्शन। आपने देखा था ना कि जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है, सुपरवाइजरी जुडिक्शन जिसे कहते हैं, यह किसका काम है, इसका यह काम है आपका हाई कोर्ट का। ओवरसाइट ऑफ लोअर कोर्ट्स, द हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी अथॉरिटी। ठीक है सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जितने भी जिला अदालतें हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर क्या है, इनका सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। ठीक है, या जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं इनके जुडिक्शन में आते हैं, उस सब पर क्या है, इनका आपका पूरा कंट्रोल है। ठीक है, अदर पावर्स क्या है, अदर पावर्स में इनको रिट जुडिक्शन का पावर है। ठीक है, जिसमें कि है कि वह रिट इशू कर सकते हैं, कौन से, तो मैंडमस, सर्च्योरेरी, प्रोहिबिशन, फिर क्यो वारंटो, ठीक है, हैबियस कर्पस। ठीक है, क्यों किया जाता है, ये रिट का पावर क्यों दिया गया, टू प्रोटेक्ट बोथ फंडामेंटल एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ठीक है, इसलिए इनको रिट्स का पावर दिया गया है। देन आफ्टर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एवरी हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मीनिंग इट्स डिसीजंस सर्व्स एज अ लीगल प्रेसिडेंट्स फॉर लोअर कोर्ट्स एंड इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी। देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है वो आप समझिए पहले। देखिए, हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं ना, वह फैसला एक तरीके से एक कानून बन जाता है। मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी मामले को, मर्डर के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, और कोई ऐसा फैसला, इसी तरह के मामले से जुड़ा हुआ कोई ऐसा फैसला हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो उस जजमेंट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिला अदालत है, वहां पर हम रखेंगे और हम कहेंगे कि साहब देखिए, यह जो मामले की सुनवाई हो रही है, ठीक इसी तरह का एक मामला था हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट ने उसमें यह फैसला सुनाया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या होगा कि फिर वह जो फैसला है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वह फैसला का जो आधार है उसको देखते हुए फिर अपने फैसले को सुनाना है। ठीक है, क्योंकि वह एक कानून के रूप में है, जो हाई कोर्ट का फैसला वो एक कानून के रूप में है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करना है, उसको मानना है। ठीक है, और हाई कोर्ट की अगर कोई अवहेलना करता है तो हाई कोर्ट को क्या है, कंटेम्प्ट का पावर है। ठीक है, पनिशमेंट, उसके लिए पनिशमेंट दे सकती है हाई कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में तो हमने देख लिया सारा चीज इन डिटेल। ठीक है, पूरा हमने इसमें पढ़ लिया इन डिटेल, जो है हाई कोर्ट के बारे में हमने यहाँ पर देखा कि आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 214। ठीक है, अंडर आर्टिकल 124, 214 आपका हाई कोर्ट था, यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124, क्या है, तो आर्टिकल 124 में दिया हुआ है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी। एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी हमारे इंडिया का जो है सबसे टॉप मोस्ट जो है अथॉरिटी। ठीक है, वह क्या है, वह है सर्वोच्च संस्था। एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च संस्था। इससे कोई बड़ी संस्था हमारे देश भारत में है ही नहीं न्यायपालिका के तहत, इसीलिए इसको कहा गया एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। हमारा जो भारत देश है, इसके टेरिटरी, इसका जो क्षेत्राधिकार है, उसके तहत सबसे सर्वोच्च जो अदालत है, सर्वोच्च अदालत क्या है न्यायपालिका के तहत, वह है हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या है, वह हमारा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ऑर्डिनरी जुडिक्शन, ऑर्डिनरी जुडिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन क्या है, तो इनको ओरिजिनल जुडिक्शन मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, किस किस के बीच में,
स्टेट्स और बिटवीन द सेंटर, राज्य या केंद्र के बीच में, या फिर दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है, एक राज्य और केंद्र यानी बिहार और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद है तो उसके लिए भी ओरिजिनल जुडिशल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या दो राज्यों के बीच में बिहार और झारखंड के बीच में कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट आप जा सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है ओरिजिनल जुडिशल। अपीलाट जुडिशल भी है। मान लीजिए कि कोई अपीलाट जुडिशल कैसे हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में होता है। कैसे होता है, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील में जाइएगा, तो वही जो अपील में जाते हैं ना, तो उसी को कहा गया है कि ये अपीलाट जुडिशल है। अपील सुनने का यहाँ पर पावर दिया गया है। किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। एडवाइजरी जुडिशल है, एडवाइस देने का भी यहाँ अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। किसको है? तो एडवाइजरी जुडिशल टू प्रोवाइड ओपिनियन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑन लीगल मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कानून में बहुत कुछ है लेकिन मैं वही कवर कर रहा हूं, ठीक है। अगर लेक्चर तैयार करने में भी कोई एडिशनल चीज ऐड हो जाती है तो मैं उसको क्या करता हूं, उसको मैं वहां पे वहीं पे छोड़ देता हूं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, ठीक है ना। अननेसेसरी का दिमाग में नहीं आपको चीज़ों को रखना है, इसलिए मैं स्किप कर दिया था। कुछ चीज़ों को ऊपर में था उसको मैंने स्किप कर दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने कवर किया। ये इंपॉर्टेंट है। जो एडवाइजरी जुडिक्शन है ना, यह सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है एडवाइजरी जुडिक्शन का। क्या है? तो टू प्रोवाइड ओपिनियंस ऑन लीगल मैटर्स। कब? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रेफर करेंगे कि भाई ये लीगल मैटर है, थोड़ा सा इसमें हमें बताइए, तो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपना ओपिनियन देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब थोड़ा सा रिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हैबियस कर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो रिट है यह क्या है? द लैटिन मीनिंग ऑफ द वर्ड हैबियस कर्पस इज टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो लापता है, उसके बारे में कोई पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम एक रिट के माध्यम से क्या है, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसी रिट का नाम है हैबियस कर्पस। यह एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन मीनिंग है यह हैबियस कर्पस। इसका मतलब क्या होता है? यह जो वर्ड है यह क्या है? लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू हैव द बॉडी, ठीक है, यानी जो व्यक्ति है, ठीक है, जो गायब है उसको सामने लाना है इस रिट के माध्यम से। This writ is used to enforce the fundamental rights of individual liberty against unlawful detention। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कहीं पर गिरफ्तार करके उसको रखा गया है, अनलॉफुल डिटेंशन उसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? एक रिट फाइल होगा। तो उसको क्या होगा? उसको रिट फाइल किया जाएगा जिस रिट का नाम है हैबियस कर्पस। कहाँ पर फाइल होता है यह? या तो सुप्रीम कोर्ट में होगा या फिर कहाँ होगा? हाई कोर्ट में होगा, ठीक है। ये जो रिट फाइल होगा कहाँ होगा? तो या तो सुप्रीम कोर्ट में होगा या फिर हाई कोर्ट में होगा। इसमें क्या आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा? तो इसमें आदेश दिया जाता है कि ऑर्डर ऑन पर्सन हु हैज अरेस्टेड अनदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर द कोर्ट। देखिए, मान लीजिए पुलिस ने क्या किया, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। उसको क्या कहा जाता है? अनलॉफुल डिटेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां भी रिट फाइल हुआ वो आदेश देगी उस व्यक्ति को जिसने यह गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। मान लीजिए कोई थाना है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, उसने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी गलत तरीके से की है, अनलॉफुल डिटेंशन उसका हुआ है, तो उस थानेदार को भी बुलाया जाएगा हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, और नहीं तो जो शहर के एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के, उनको बुलाया जाएगा पटना हाई कोर्ट, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है तो वहां बुलाया जाएगा उनको, और कहा जाएगा कि आपके यहाँ से आपके जुडिक्शन में यह गिरफ्तारी हुई है गलत तरीके से, अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है, इस व्यक्ति को हमारे सामने आप लाइए। इसलिए टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी का मतलब यही हुआ, ठीक है। और इसका लैटिन क्या हो गया मीनिंग? हैबियस कर्पस है, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट हैबियस कर्पस इन इंडिया। देखिए, थोड़ा फैक्ट समझ लीजिए। हैबियस कर्पस है टू हैव द बॉडी जिसका मतलब होता है, इसका थोड़ा सा फैक्ट समझिए। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी। देखिए, यह जो रिट है ना, यह रिट कहाँ फाइल होता है, यानी इस तरह का जो मुकदमा होता है, ऐसे समझिए, यह कहाँ फाइल होता है? तो ये इसकी सुनवाई होती है या तो सुप्रीम कोर्ट में और नहीं तो हाई कोर्ट में होता है।
यह किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है? तो यह रिट जो है इशू किया जा सकता है बोथ प्राइवेट कोई है उसके द्वारा भी और जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके द्वारा भी, उसके खिलाफ भी क्या किया जाता है? दोनों के खिलाफ यह रिट इशू हो सकता है। ठीक है। हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर कि हैबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जा सकता है। व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, अगर किसी व्यक्ति की विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पूरा कानून को फॉलो किया गया है, तो ऐसे मामले में हैबियस कॉर्पस का रिट जो है इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद व्हेन द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और कोर्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए विधानसभा है, लोकसभा है या राज्यसभा है या फिर कोर्ट है, उसका किसी ने कंटेम्प्ट किया है, अवमानना किया है, तो वैसे मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है या उसको डिटेन किया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उस तरह के मामले में भी क्या होगा कि जो आपका हैबियस कॉर्पस का रिट है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस का जो रिट है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस का जो रिट है वह यहाँ पर आप नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है। फिर डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है, कोई सक्षम न्यायालय है, उसने गिरफ्तारी का आदेश दिया है अगर, ठीक है, जो भी लॉ के प्रोविजन है उसको फॉलो करते हुए अगर उस अदालत के द्वारा गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, तो यहाँ भी रिट जो हैबियस कॉर्पस का है उसको इशू नहीं किया जाएगा। या फिर डिटेंशन इज आउटसाइड द जुडिशन ऑफ द कोर्ट, या फिर मान लीजिए कि कोई जो इलीगल डिटेंशन हुआ दिल्ली में हुआ है और आप हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिए, तो वहां भी ये चीज नहीं होगा। ठीक है, आपको दिल्ली हाई कोर्ट जाना होगा, दिल्ली के हाई कोर्ट में जाना होगा। तो यह कुछ एक्सेप्शन हो गए। अब मैंडेमस के बारे में पढ़ लीजिए। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस रिट इज वी कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? तो मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तपस्या तो करना पड़ता है। ज्ञान अगर लेना है तो उससे तपस्या तो करना पड़ेगा। मैं अलग से भी इस पे इन डिटेल बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट इज वी कमांड। दिस रिट इज यूज्ड बाय द, इसके द्वारा यूज किया जाता है, यह रिट इज यूज्ड बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल। यह जो है, ये आपका जो रिट है मैंडेमस, यह किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो यह कोर्ट के द्वारा यूज किया जाता है, न्यायालय के द्वारा। किस लिए किया जाता है? तो टू ऑर्डर, आदेश देने के लिए। किसको? तो पब्लिक ऑफिशियल को, हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी टू रिज्यूम हिज वर्क। यह जो भी लोक सेवक होते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, उनको कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। किस बात का आदेश दिया जाता है? वैसी स्थिति में जब वह जो भी उनका ड्यूटी है, ठीक है, जिस बात के लिए उस पब्लिक ऑफिशियल की नियुक्ति हुई वह काम वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको आदेश दिया जाता है, ठीक है, कि आपको यह काम करना है। इसलिए कहा वी कमांड, हम आपको यह कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आपको यह काम करना है, या यह काम आपने रोक रखा है तो इस काम को आप शुरू कीजिए। ठीक है। बिसाइड्स पब्लिक ऑफिशियल, मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, किसी पब्लिक बॉडी, ध्यान दीजिएगा ये भी पूछा जाएगा। पब्लिक ऑफिशियल के अलावा यहाँ पर कोई भी पब्लिक बॉडी है, कोई भी पब्लिक बॉडी है, कोई भी कॉरपोरेशन है, या फिर कोई इंफीरियर कोर्ट है। मान लीजिए हाई कोर्ट में गए, मैंडेमस हमने फाइल किया, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, सेशंस जज हैं, तो उनको भी आदेश यहाँ पर दिया जा सकता है। उसके साथ ही जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल को भी आदेश दिया जा सकता है, गवर्नमेंट को भी आदेश दिया जा सकता है। तो यह सारी चीजें हैं। तो फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स अबाउट द मैंडेमस इन इंडिया। तो अनलाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। देखिए, मैंडेमस जो था, हैबियस कॉर्पस जो था, वह एक इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष कोई इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसके खिलाफ भी क्या होता था? हैबियस कॉर्पस क्या होता था? इशू कर दिया जाता था। लेकिन मैंडेमस जो है, मैंडेमस क्या है? कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ उसको इशू नहीं किया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस, किस किस मामले में? टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डिपार्टमेंटल को इंस्ट्रक्शन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए नहीं किया जा सकता। दैट डज नॉट पॉजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, ठीक है। फिर कब नहीं इसको इशू किया जा सकता है? टू ऑर्डर समवन टू वर्क व्हेन द काइंड ऑफ वर्क इज अ
डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। देखिए कोई वर्क है जो मैंडेटरी है उसके लिए तो आप मैंडेमस में जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल का वो काम डिस्क्रिशनरी है, मतलब उसके लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है, वह उनके निर्णय पर आधारित है, ठीक है, तब उसके लिए उस बात के लिए उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो वैसी स्थिति में आप रिट में मैंडेमस में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वहां भी क्या होगा, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वहां भी आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए मैंडेमस में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या जो हमारे गवर्नर है, नंबर एक इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, या फिर राज्यों के जो गवर्नर हैं, ठीक है ना, उनके खिलाफ भी आप यह रिट फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ भी आप इसको फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या जो जुडिशियल कैपेसिटी में अपने काम कर रहे हैं वहां भी नहीं जा सकते हैं। फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग क्या होगा, द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड। A court that is higher in position issue a prohibition writ against a court that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction। देखिए जो प्रोहिबिशन है, ठीक है, इस रिट का मतलब यह होता है कि कोई सुपीरियर कोर्ट है, ठीक है, वह अपने उसको जो जुडिक्शन को जो पावर दिया गया है या जो उसको क्षेत्राधिकार दिया गया है कि इतने ही क्षेत्राधिकार में, इतने ही लोकल जुडिक्शन में आपको काम करना है, उसको एक्सीड करता है वह कोर्ट, तो वैसी स्थिति में प्रोहिबिशन का रिट यह क्या होगा, प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट द कोर्ट इज फाइल्ड, ठीक है, यह फाइल किया जा सकता है, यही है। अब सर्च्योरेरी है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट ऑफ सर्च्योरेरी इज टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या, सर्च्योरेरी का मतलब टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। अब यह क्या होता है, तो दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट। एक हायर कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, तो यह इशू किया जाता है, ठीक है, उनको ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है ना। कोई अगर कोई ऐसा केस है, कोई मामला है, कोई पेंडिंग है, ठीक है, तो उसके प्रॉपर क्या होता है, उसके डिस्पोजल के लिए दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ordering them either to transfer a case pending with them to itself or quash their order in a case. It is issued on the grounds of an excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law. It not only prevents but also cures for the mistakes in the judiciary. कोई भी ऐसा एरर होता है, मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, ठीक है, उस कोर्ट को इस कुछ विशेष मामले, मान लीजिए कुछ ऐसे मामले जिनकी सुनवाई का उनको पावर नहीं है, तो वैसी स्थिति में यह रिट जो है फाइल होता है सर्च्योरेरी, ठीक है। वैसी स्थिति में यह रिट जो है क्या होता है, तो यह सर्च्योरेरी का रिट फाइल होता है, ठीक है। यहाँ पर यह बताया जाता है, टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको बताया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी विशेष कोर्ट को या फिर कोई आपको ट्रिब्यूनल है उसको यह बताया जाता है कि यह जो आप सुनवाई कर रहे हैं आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, या फिर जो लोअर कोर्ट है उससे ऊपर की जो सुपीरियर कोर्ट है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया, उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि उस केस को आप खुद से मॉनिटर कीजिए और देखिए कि क्या यह आपके जुडिक्शन में तो नहीं आता है, या किस कोर्ट के जुडिक्शन में आएगा, वहां उस केस को आप ट्रांसफर कीजिए, ठीक है, यही बात होता है। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है, उसको लेकर यह बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। देन आफ्टर को वारंटो, ठीक है, यहां पर फिर आता है को वारंटो। इसका मीनिंग क्या है, तो लिटरल मीनिंग ऑफ द को वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो यह पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, इस रिट का भी और हाई कोर्ट के पास भी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल, ठीक है, इलीगल किस चीज के इलीगल, तो पब्लिक ऑफिस के द्वारा जो इलीगलिटी किया जाता है बाय ए पर्सन, क्या, थ्रू दिस रिट द कोर्ट, ठीक है, द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिस के द्वारा अगर कोई गलत काम किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर यह पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या अथॉरिटी है, बाय व्हाट अथॉरिटी, आपके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके तहत आपने यह काम किया है, यही पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, किससे, तो जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे यह पूछा जाता है,
अब देखिए जनरल फैक्ट्स अबाउट रिट्स इन इंडिया। तो आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 में देखिएगा आप, आर्टिकल 32 ऑल्सो इम्पावर्स पार्लियामेंट टू ऑथराइज एनी अदर कोर्ट, ठीक है, एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स, ठीक है। बिफोर 1950 ओनली द हाई कोर्ट्स ऑफ द कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास हैड द पावर्स टू इशू द रिट्स, ठीक है, पहले था 1950 से पहले। लेकिन आर्टिकल 226 क्या हुआ, इट इम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स। पहले नहीं था, पहले सभी हाई कोर्ट को पावर नहीं था, पहले किसको था, तो जो भी आपका कैलकाटा है, बॉम्बे है और मैड्रास है, यह 3 हाई कोर्ट को पावर था रिट इशू करने का 1950 से पहले। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत अब क्या है कि जितने भी हाई कोर्ट हैं हमारे, ठीक है, उन सभी को, इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट, उन सभी को रिट इशू करने का पावर दिया गया है आर्टिकल 226। फिर रिट्स ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम, कहां से बोरो किया गया रिट, तो यह बेसिकली किया गया है आपको इंग्लिश लॉ, जो इंग्लिश लॉ है, ठीक है, इंग्लिश लॉ से यह कॉन्सेप्ट जो है रिट्स का बोरो किया गया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसका क्या अर्थ है, विशेषाधिकार रिट है या फिर अधिकार परीक्षा रिट, प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है इनको। और इसका प्रेरोगेटिव रिट्स का मतलब क्या हो गया कि स्पेशल जो आपका राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इसलिए कहा गया है विशेषाधिकार रिट या फिर अधिकार परीक्षा रिट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ, और आज के लेक्चर को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे, है ना। और एक बात मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी डाउट हो आपके मन में किसी भी प्रकार का लेक्चर को लेकर, आज के लेक्चर को लेकर या कभी के लेक्चर को लेकर, तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा, ठीक है। और बेयर एक्ट की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, तो बेयर एक्ट आप अपने पास हमेशा रखिए, हमेशा रखिए अपने साथ, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नमस्कार।